स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आलोचना करेंगे जो कि आरएचटी और ओएसएसटीटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनवाया था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी विक्टोरिया, डी लॉर्ड डेलहाउजी। तो यह क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन निबंध से लिया गया है। इसमें लॉर्ड कर्जन बार बार अपने दो अति तुम तराक भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 2, भोलाराम का जीव कहाँ छिपा हुआ था? ए खाट के नीचे, बी अफसरों के फाइल के अंदर, सी घर के पीछे, डी जमदूतों के झूले में। भोलाराम को रिटायर्ड हुए 5 साल हो गए थे, पर अभी तक उनका पेंशन नहीं हुआ था। पेंशन का दरख्वास्तें भेजते भेजते भोलाराम चल बसे, पर उनका जीव स्वर्ग जाने के बदले पेंशन की दरखास्तों में अटका था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अफसरों के फाइल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, अमरकांत कौन सा उपन्यास का चरित्र है? ए चित्रलेखा, बी चंद्रगुप्त, सी कर्मभूमि, डी आपका बंटी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर्मभूमि है, जिसमें काशी के बड़े व्यापारी लाला समरकांत के पुत्र अमरकांत थे तथा उनका विवाह विधवा रेणुका की पुत्री सुखदा के साथ कर दिया गया था। इसीलिए इसका सही उत्तर है सी कर्मभूमि। क्वेश्चन नंबर 4, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार यशोधरा किससे विवाह करती है? ए श्वेतांक से, बी बीजगुप्त से, सी कुमारगिरी से, डी विशालदेव से। सामंत मृत्युंजय अपनी कन्या यशोधरा का विवाह बीजगुप्त के साथ करने का प्रस्ताव लेकर आया था। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बीजगुप्त। पर बीजगुप्त ने मना कर दिया था क्योंकि वह चित्रलेखा से प्यार करता था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5, पुरस्कार कहानी के अनुसार राजा ने किसको पुरस्कार देने को चाहा? ए मधुबाला, बी मधुशाला, सी मधुलिना, डी मधुलिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मधुलिका। उस समय कौशल का एक प्रसिद्ध उत्सव था कि राजा को प्रतिवर्ष एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था और उसके लिए मधुलिका के खेत को चुना गया था और उसके लिए उसे पुरस्कार भी दिया गया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मधुलिका। क्वेश्चन नंबर 6, रामू की बहू ने जब बिल्ली को चोट मारा तब बिल्ली क्या कर रही थी? ए दौड़ रही थी, बी दूध पी रही थी, सी सो रही थी, डी देख रही थी। तो रामू की बहू ने जब बिल्ली को चोट मारा या बिल्ली को मारी उस समय बिल्ली दूध पी रही थी। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूध पी रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त युद्ध में पर्वतेश्वर के विपक्ष में क्या कहा था? ए पर्वतेश्वर मारा जाएगा, बी पर्वतेश्वर बंदी होगा, सी पर्वतेश्वर का पराजय होगा, डी पर्वतेश्वर का विजय होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पर्वतेश्वर का पराजय होगा। ये चंद्रगुप्त ने कहा था चंद्रगुप्त नाटक में। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग व्यंजन कितने होते हैं? वर्ग ये वर्ण नहीं होगा। वर्ग व्यंजन कितने होते हैं? ए 25, बी 11, सी 10, डी 33। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25। हमारे टोटल वर्णमाला में वर्ग व्यंजन यानी कि व्यंजन वर्ण के जो वर्ग में आते हैं वो 25 होते हैं। को वर्ग में 5, कोखो गोघो ङो, चो वर्ग में 5, चोछो जोझो न्यो, टो वर्ग में 5, टोठो डोढो अणो, तो वर्ग में 5, तोथो दोधो नो, पो वर्ग में 5, पोफो बोभो मो। इन्हीं का ही वर्ग होता है। ये टोटल हमारे 25 होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25। क्वेश्चन नंबर 9, गौरा एक डैश है? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी बछिया, डी तोता। गौरा एक बछिया है यानी गाय का वो बेबी है, यानी गाय का वह छोटा बच्चा जिसे कि बछिया कहा जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बछिया। क्वेश्चन नंबर 10, रजिया का स्वामी कौन था? ए सलीम, बी अब्दुल, सी रहीम, डी हसन। रजिया एक चूड़ीहारिन थी जो कि वह चूड़ी बेचने का कारोबार करती थी और उसके पति का नाम हसन था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11,
कबीर के अनुसार मनुष्य जात कैसा है? ए स्वार्थपर, बी सज्जन, सी तारों की तरह, डी पानी तेरा बुदबुदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पानी केरा बुदबुदा। कबीर के अनुसार मनुष्य का जो जाति होता है वो पानी के बुलबुले की तरह होता है, कभी भी वह फूट सकता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पानी केरा बुदबुदा। क्वेश्चन नंबर 12, मैया सोही दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास के अनुसार यहाँ दाऊ कौन है? ए बलराम, बी कृष्ण, सी वासुदेव, डी नंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बलराम। दाऊ बलराम को बोला जाता है जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और वो कृष्ण को हमेशा चिढ़ाते रहते थे। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ए 4, बी 6, सी 7, डी 10। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और औ। ये टोटल 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यशोधरा कौन है? ए सिद्धार्थ की बहन, सिद्धार्थ की माँ, सिद्धार्थ की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ की पत्नी। और सिद्धार्थ उन्हें योग साधना या सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर में छोड़ के वन को चले गए थे। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिद्धार्थ की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 15, पांडवों के विजयोत्सव के बीच युधिष्ठिर के मन की ग्लानि कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में व्यक्त हुआ है? ए चतुर्थ सर्ग, बी तृतीय सर्ग, सी द्वितीय सर्ग, डी प्रथम सर्ग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में युद्धोपरांत युधिष्ठिर का ग्लानि दिखाया गया है और द्वितीय सर्ग में महाभारत युद्ध विफल हो गया, पितामह और युधिष्ठिर का वार्तालाप वहां दिखाया गया है। युधिष्ठिर का प्रश्न है और पितामह का उत्तर है। और तृतीय सर्ग में भीष्म के माध्यम से युद्ध में होने वाले ध्वंस का चिंतन प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रथम सर्ग। इसमें युधिष्ठिर का ग्लानि है। क्वेश्चन नंबर 16, युग्नु रात में क्या करता है? ए सोता है, बी रोता है, सी पढ़ता है, डी दीपक जलाए बैठता है। जुगनू कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखे हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दीपक जलाए बैठा है। भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पढ़ने का क्या कारण है? यह भ्रमर के जीवन पर लिखी गई है। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग बाण चलाती है। इसमें भ्रमर और गोपियों के बीच के प्रेम का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण भ्रमर के जरिए गोपियों को संदेश भेजते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसमें भ्रमर के बहाने गोपियां उद्धव पर अपना व्यंग बाण चलाती है। गोपियां जो हैं वो डायरेक्ट उद्धव को नहीं कहती कुछ भी। गोपिकाएं एक भ्रमर से ये सारी बात कहती हैं और उद्धव पर व्यंग बाण चलाती है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम रश्मि के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। और रामधारी सिंह दिनकर का कविता जो है वो है कुरुक्षेत्र। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता है संध्या सुंदरी और तोड़ती पत्थर। और हरिवंश राय बच्चन का जो कविता है वो है पथ की पहचान और जुगनू। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रथम रश्मि लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार कौन पत्थर तोड़ रही है? एक मजदूरनी, एक भिखारिणी, एक श्रमिक, एक कृषक। तो इसका सही उत्तर है ए एक मजदूरनी। और वो भी इलाहाबाद के पथ पर भरी धूप में यानी दोपहर में एक मजदूरनी पत्थर तोड़ रही है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक मजदूरनी। क्वेश्चन नंबर 20, कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या देखा? धान कूटती किशोरियों को, मौलश्री के ताजे फूल, गांव की धूल और पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। यहाँ कवि बहुत दिनों के बाद धान कूटती किशोरियों की कोकल कंठी तान को उन्होंने सुन पाया। मौलश्री के
ताजे ताजे टटके फूल को उन्होंने सूंघे तथा गांव की चंदन बरणी धूल को उन्होंने छू पाया और पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान को उन्होंने देखी। तो यहाँ पूछा गया है कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या देखा, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त वर्ण के पूर्व ध्वनि डैश होता है। ए गुरु, बी लघु, सी कहा नहीं जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु। गुरु यानी कि बड़ा। संयुक्त वर्ण के पूर्व वाला ध्वनि बड़ा होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु। लघु यानी छोटा। क्वेश्चन नंबर 22, तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। जो हमारा तालु से उच्चारण होता है वो वर्ण होते हैं चो वर्ग यानी चो छो जो झो न्यो, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चो छो जो झो न्यो। क्वेश्चन नंबर 23, अनुपसर्ग वाला शब्द छांटिए। ए अनुदार, बी अनुच्च, सी अनुशासन, डी अनुनत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुशासन। इसमें शासन में हमारा अनुपसर्ग लगा हुआ है, इससे हमारा शब्द बना है अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 24, खेल शब्द से आड़ी प्रत्यय लगाने से कैसा शब्द बनेगा। खेल शब्द में हम आड़ी प्रत्यय लगाएंगे यानी हमारा मूल शब्द के पीछे अगर जो प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा खिलाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी खिलाड़ी। यहाँ पे एक पॉइंट भी लगेगा, खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25, पितृ प्लस आदेश इक्वल टू डैश। तो पितृ प्लस आदेश को हम अगर संधि करेंगे, उनको मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा पित्रादेश, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पित्रादेश। ये हमारा यण संधि के अंतर्गत आता है, इसमें रीकार और आ का मिलन हो रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पित्रादेश। क्वेश्चन नंबर 26, हर साल यहाँ कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्री, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो हर साल का पहले हम समास विग्रह करेंगे यानी प्रत्येक साल। तो इसमें हर हमारा अव्यय शब्द है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। और तत्पुरुष समास जिसमें सारे कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं जिनका लोप हो जाता है, तथा बहुब्री समास जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें तीसरे को विशेष स्थान दिया जाता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद यानी पहला पद और द्वितीय पद दोनों ही बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यश का विलोम शब्द छांटिए। यश यानी कि विख्यात या फिर कीर्ति, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा अपयश यानी अपकीर्ति या फिर बदनामी। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपयश। यश का विलोम शब्द है अपयश। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए साथी, बी सखा, सी शत्रु, डी दोस्त। तो साथी, सखा, दोस्त ये सारे के सारे मित्र का पर्यायवाची शब्द है, और जो नहीं है वो है ऑप्शन सी शत्रु। शत्रु यानी दुश्मन, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। ये सारे शब्दों में सही बर्तनी वाला शब्द हमें छांटना है, जिसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुसांगिक। आ नौ में हसुकर नु, मूर्धन सो के ऊपर अनुसार, गो में हसिकर गी को, आनुषंगिक, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। ये त्रिमूर्ति दिया गया है, इन त्रिमूर्ति शब्द में हमें सही बर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसमें त्रि प्लस मो में बड़ी ऊ की मात्रा, तो में हर्षिकर ती और ऊपर एप दिया गया है, इसीलिए ये हमारा सही उत्तर होगा। और एक ऑप्शन बी में भी हमारा सेम लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर उसमें छोटी ऊ की मात्रा लिखा हुआ है, इसलिए वो नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 31, कुत्ता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। कुत्ता शब्द का स्त्रीलिंग ऑप्शन सी कुतिया। कुतिया हमारा मादा कुत्ता है, इसीलिए उसको कुतिया कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतिया।
क्वेश्चन नंबर 32, मकान शब्द कौन सा वचन है? एक वचन, बी बहुवचन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मकान शब्द एक वचन भी है और बहुवचन भी है। इसमें पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं के अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान ही रहते हैं। ये इसका नियम है। जैसे एक बड़ा मकान बन रहा है और शहर में कई बड़े मकान बन गए हैं, इसीलिए ये दोनों ही वचनों में यानी एक वचन और बहुवचन में सेम ही रहता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में कितने कारक होते हैं? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। टोटल हिंदी में 8 कारक होते हैं, जिनमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 34, 1 लीटर तेल लाओ, इन वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मापतोल के बारे में बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में पता चलता है, और संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है, और सर्वनामिक विशेषण में वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मापतोल के बारे में दिया गया है 1 लीटर तेल लाओ, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक। परिमाण यानी मापतोल। क्वेश्चन नंबर 35, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य छांटिए। ए राम भागता है, बी शिशु रोता है, सी वह हंसता है, डी तुम खाते हो। सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है या फिर वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है, यानी कोई ना कोई वहाँ पर साधन हमारा मौजूद रहता है, इसीलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तुम खाते हो। कुछ खाने का बात किया जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर भोजन रखा हुआ है, यानी खाने का बातचीत किया जा रहा है। ऊपर में ऑप्शन ए में राम भागता है, उसमें कुछ भी साधन का यूज नहीं किया गया है। शिशु रोता है, उसमें भी कोई साधन नहीं है। वह हंसता है, उसमें भी कुछ साधन नहीं है। और ऑप्शन डी तुम खाते हो, यहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुम खाते हो। क्वेश्चन नंबर 36, राम ने पढ़ा था, यह कौन सा काल भेद में है? ए आसन भूत, बी अपूर्ण भूत, सी पूर्ण भूत, डी सामान्य भूत। आसन भूत का अर्थ है जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो, और अपूर्ण भूतकाल यानी कि अभी क्रिया पूरी तरह से पूर्ण ना हुई हो, और पूर्ण भूतकाल यानी कि जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी हो, और सामान्य भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो। इसमें राम ने पढ़ा था, ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, वो भी भूतकाल में, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 37, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह कौन सा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और मिश्रित वाक्य जिसमें एक वाक्य मुख्य होता है तथा दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, और सी संयुक्त वाक्य जिसमें 2 सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कहा गया है मैं खाना खा चुका तब वह आया, इसमें एक वाक्य के ऊपर एक वाक्य आश्रित है या फिर डिपेंड है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 38, अर्थों की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 9। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानात्मक वाक्य या विधिवाचक,
नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 संदेहवाचक, नंबर 6 इच्छावाचक, नंबर 7 विस्मयादिबोधक, नंबर 8 संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर 39 कठिन काम, इस अर्थ को समझाने वाला मुहावरा छांटिए। टेढ़ी खीर, गोबर गणेश, धोखा देना, डींग मारना। तो इसका सही उत्तर है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम, गोबर गणेश यानी कि मूर्ख, और धोखा देना यानी कि किसी को दगा देना, और डींग मारना यानी कि बढ़ बढ़कर बातें करना। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेढ़ी खीर। क्वेश्चन नंबर 40 दाल भात में मुसलचंद, इस कहावत का अर्थ छांटिए। खाने में कंकड़ देना, भोजन ना देना, अपने को बड़ा समझना, बेकार दखल देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेकार दखल देना। क्वेश्चन नंबर 41 गद्य पाठ विधि का सही क्रम छांटिए। इसमें गद्य पाठ विधि का हमें सही क्रम छांटना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पहला आता है प्रस्तावना, फिर आता है उद्देश्य कथन, फिर आता है प्रस्तुतिकरण, फिर आता है आदर्श वाचन। ये इसका सही गद्य पाठ का विधि है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, छात्र और शिक्षक दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। पहले शिक्षक आदर्श वाचन करते हैं, इसके बाद छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छात्रों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें से कौन सा सही है? सबके लिए सस्वर वाचन, प्रारंभिक छात्रों के लिए सस्वर वाचन, प्रारंभिक छात्रों के लिए मौन वाचन, सबके लिए मौन वाचन। तो इनमें से कौन सा हमारा सेंटेंस सही है? तो इसमें सबके लिए सस्वर वाचन ये नहीं होगा, क्योंकि आधे विद्यालय में बड़े बच्चे होते हैं, आधे छोटे होते हैं, तो सबके लिए हमें सस्वर वाचन उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट प्रारंभिक छात्रों के लिए सस्वर वाचन, जो प्राइमरी में होते हैं उन बच्चों के लिए सस्वर वाचन उपयुक्त है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रारंभिक छात्रों के लिए मौन वाचन, प्रारंभिक जो हमारे प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए मौन वाचन बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। और ऑप्शन डी सबके लिए मौन वाचन, इसीलिए सबके लिए मौन वाचन भी उपयुक्त नहीं होगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रारंभिक छात्रों के लिए सस्वर वाचन। क्वेश्चन नंबर 44 छात्रों को साहित्य की काव्य विधा से परिचित कराना कौन सा विधि है? गद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, इनमें से सब। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि छात्रों को साहित्य की काव्य यानी कविता से परिचित कराना, ये कौन सा विधि हो सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, पद्य विधि। यानी कि कविता पाठ हम जब भी करते हैं तो पद्य विधि से ही करते हैं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्य पाठ विधि। क्वेश्चन नंबर 45 पद्य पाठ में सबसे महत्वपूर्ण है सस्वर वाचन, बी मौन वाचन, सी सस्वर और मौन वाचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सस्वर वाचन। पद्य पाठ विधि में सबसे महत्वपूर्ण हमारा सस्वर वाचन होता है, यानी कि लय के साथ कविता पाठ करना, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सस्वर वाचन। नंबर 46 इनमें से कौन सी पद्धति पद्य पाठ के लिए उपयोगी है? पद्य पाठ के लिए जो सबसे उपयोगी है वो है अनुबंध विधि। गद्य पाठ को अनुबंध के बिना पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि गद्य में कर्ता कर्म और क्रिया वो होते हैं, लेकिन पद्य में कर्ता कर्म और क्रियाओं के खोज के बाद प्रधान वाक्य को निर्णय करना होता है। इसीलिए अनुबंध पद्धति से पद्य पाठ को पढ़ाना आवश्यक है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुबंध विधि। क्वेश्चन नंबर 47 व्याकरण पाठ में कौन सी विधि है? ए खेल विधि, बी पर्यवेक्षण विधि, सी कहानी कथन विधि, डी आगमन विधि। तो व्याकरण पाठ के लिए हमें
आगमन विधि या निगमन विधि, दोनों से ही हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन में एक ही दिया गया है, आगमन विधि, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 48, व्याकरण पाठ का उद्देश्य क्या है? शुद्ध कहना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, इनमें से सब। व्याकरण पाठ का ही उद्देश्य होता है कि बच्चों को शुद्ध रूप से सेंटेंस कहलवाएं, शुद्ध पढ़ना सिखाएं तथा शुद्ध लिखना सिखाएं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सब। क्वेश्चन नंबर 49, देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। दिखाना, दिखवाना, दिखाना, दिखना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिखाना। देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया दिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा दिखवाना, इसीलिए इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पूछा है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिखाना। क्वेश्चन नंबर 50, सूरदास रचित भ्रामर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन जाता है? ए नंद, बी सुदामा, सी बलराम, डी उद्धव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उद्धव। इसमें उद्धव जाते हैं उन गोपिकाओं को संदेश देने के लिए।